नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास का विषय वस्तु के अंतर्गत इस श्रमिक वर्ग का इतिहास लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास की विषय वस्तु के अंतर्गत दोस्तों, भारतीय इतिहास की विषय वस्तु के अंतर्गत श्रमिक वर्ग का इतिहास लेखन के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं। अंग्रेजों के पूर्व भारत में नौकरी चाकरी के प्रति दृष्टिकोण इस प्रकार था। जो है अंग्रेजों के आगमन से पहले जो है भारत में जो है आम लोगों के जो है दृष्टिकोण जो है इस प्रकार का था कि उत्तम खेती अधम बान, अधम चाकरी भीख निदान। उत्तम खेती अधम बान, अधम चाकरी भीख निदान, अर्थात अधम करे नौकरी तथा उस सबके दाता राम। प्रत्येक युग में श्रमिक वर्ग उपेक्षित था। उनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण उनके हितों का विरोधी रहा है। प्राचीन से वर्तमान समय तक श्रमिक वर्ग को समाज में महत्व न दिए जाने के कारण तथा उनसे तरह तरह की बेगार लिए जाने के कारण उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय बनी रही है। इस प्रकार अगर हम देखें दोस्तों, तो जो श्रमिक वर्ग की जो स्थिति है वह प्राचीन काल से ही क्या है, खराब है। यानी ये मानसिकता जो श्रमिक वर्ग की स्थिति को सुधारने के लिए प्राचीन काल से भी कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। यानी कहीं न कहीं जो है जो श्रमिक वर्ग थे उनका अधिक जो है शोषण किया जा रहा है। प्राचीन काल से ही शोषण किया जा रहा था। यही कारण है कि उनकी जो स्थिति है वह दयनीय बनी रही। यही कारण है कि आज श्रमिकों ने अपने संगठनों के माध्यम से आंदोलनात्मक नीति को अपना लिया है ताकि वे सम्मानजनक व सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। और धीरे क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे जो है श्रमिक वर्ग थे वे अपने को सम्मानजनक एवं जो है सम्मानजनक व सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए क्या किया, वे एक प्रकार के वे श्रमिक जो है आपस में संगठित होना आरंभ किए। और जब संगठित होकर वे जो है आंदोलन की नीति अपनाना आरंभ किए ताकि वे सुखपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक जो है जीवन जो है जी सकें। भारत में अधिकांश मजदूरों के अशिक्षित और अप्रशिक्षित होने के कारण वे सरलता से कारखानों के स्वामियों के अत्याचारों और शोषण का शिकार बनते रहे हैं। जितने भी भारत के जो श्रमिक है दोस्तों, भारत के जो अधिकांश श्रमिक है वे क्या है, जो श्रमिक है, जो मजदूर है वह अशिक्षित एवं अप्रशिक्षित है दोस्तों। जिसके कारण क्या होता है, वे सरलता से कारखानों के स्वामियों के अत्याचारों और शोषण का शिकार बनते रहे हैं। न तो उनके काम के घंटे निश्चित हैं और न ही उन्हें उचित वेतन दिया जाता है। इनमें से महिला और बाल श्रमिकों का सर्वाधिक शोषण होता है दोस्तों। इनमें से जो अधिकांश जो महिलाएं बाल श्रमिक है दोस्तों, इनका भी अधिक जो है शोषण होता है। मध्यकाल में श्रमिकों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए पल्सर्ट ने लिखा है। मध्यकाल में जो श्रमिकों की जो दयनीय स्थिति थी, मध्यकाल में श्रमिकों की जो दयनीय स्थिति थी उसका वर्णन करते हुए पल्सर्ट ने लिखा है। किसने? पल्सर्ट ने लिखा है। पल्सर्ट मध्यकाल में श्रमिकों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए पल्सर्ट ने लिखा है कि उनके मकान मिट्टी के बने हुए छप्पर की छतों के हैं। जो है श्रमिकों के जो मकान है वे मिट्टी के बने हुए छप्पर की छतों के हैं। कुछ मिट्टी के घड़ों और बर्तन और पकाने के बर्तनों, कुछ मिट्टी के घड़ों व पकाने के बर्तनों व दो चारपाइयों के अतिरिक्त उनके घरों में साज सज्जा की सामग्री बिल्कुल ही नहीं है। इस प्रकार दोस्तों जो पल्सर्ट ने जो है श्रमिकों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते कहते हैं कि उनकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है। वे समाज में सम्मानपूर्वक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें दोस्तों कि कारखानों के श्रमिकों की दयनीय दशा, अगला है आपका कारखानों की श्रमिकों की दयनीय दशा। कारखानों की श्रमिकों की दयनीय दशा। कारखानों की श्रमिकों की दयनीय दशा। यूरोप की औद्योगिक क्रांति का आरंभ जो है भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यूरोप में उसी समय क्या हुआ दोस्तों, भारत में पुनर्जागरण के बाद जो है औद्योगिक क्रांति आई। उसमें अगर यूरोप में हम देखें दोस्तों कि पुनर्जागरण आया, और पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, यानी रेनेसा।
और पुनर्जागरण के बाद जो है पुनर्जागरण के बाद जो क्या हुआ, नई नई चीज़ों की आविष्कार हुई, नई नई मशीनों की आविष्कार हुई। परिणति इसका क्या हुआ दोस्तों, औद्योगिक क्रांति आई। और औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ आया, इंग्लैंड में आया दोस्तों। और क्यों आया, क्योंकि वहाँ औद्योगिक क्रांति के लिए सभी संसाधन उपलब्ध थे। परिणति जो है परिणाम स्वरूप जो है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आया। और जो है क्या हुआ दोस्तों, यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति आया तो इसका प्रभाव जो है इसका प्रभाव भारत पर कोई विशेष नहीं पड़ा, परंतु जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी की शक्ति जो है 1858 ईस्वी में ब्रिटिश ताकत दिए जाने के कारण इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। क्या हुआ इसमें परिवर्तन देखिए, जो आरंभ में जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आया दोस्तों, उस समय ब्रिटिश कंपनी का शासन भारत में स्थापित था। इसका ब्रिटिश कंपनी का शासन जो है भारत में स्थापित था। उस समय जो है भारत में औद्योगिक क्रांति का, यूरोप में औद्योगिक क्रांति का यूरोप का जो औद्योगिक क्रांति आया था उसका भारत में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही 1857 की जब क्रांति हुई, जैसे ही 1857 की क्रांति हुई और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है सत्ता जो है ब्रिटिश कंपनी के हाथों, ब्रिटिश जो है शासन के हाथों में, क्राउन के हाथों में चली गई, जिससे क्या हुआ जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव जो है हमें देखने को मिला। क्योंकि इस अवधि में भारत का औद्योगिक विकास होने के कारण श्रमिकों के महत्व में भी वृद्धि होने लगी। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो है श्रमिकों की स्थिति में भी धीरे धीरे जो सुधार हुआ और जो है उनके श्रमिकों के जो महत्व में भी क्या हुआ, वृद्धि हुई। कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति 19वीं शताब्दी तक अत्यंत शोचनीय थी। अगर हम देखें कि कारखानों में जो काम करने वाले श्रमिक थे उनकी स्थिति 19वीं शताब्दी तक बहुत दयनीय थी। श्रमिकों को कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी। जो श्रमिक थे दोस्तों उनको कोई सुविधा प्राप्त नहीं थी और न ही कारखानों में समुचित प्रकाश और न ही कोई उनको सांस लेने के लिए कोई शुद्ध वायु की व्यवस्था थी। अतः जो है मजदूरों को कम वेतन पर घुटन भरे वातावरण में काम जो है, तो इससे क्या होता था। अतः जो है इस प्रकार की व्यवस्था में क्या हुआ कि श्रमिक जो थे उनको घुटन भरे कमरे में काम करने के लिए विवश होना पड़ता था। इस प्रकार कारखानों के जो श्रमिक थे उनकी दशा तो और भी बहुत खराब थी और उनको जो है कारखानों में काम करने के लिए उनको मजबूर किया जाता था और उनको मजदूरों को वेतन निर्धारित, मजदूरों की वेतन निर्धारित थी और न ही उनको कितना घंटे काम करने की, न ही उनको काम करने के घंटा भी निर्धारित की गई थी। इस प्रकार दोस्तों जो कारखानों में काम करने वाले श्रमिक थे उनकी दशा बहुत ही खराब थी। उसके बाद अगला दोस्तों श्रमिक हितों की मांग। अब इसमें क्या हुआ, दिनों दिन जो है परिवर्तन आया और श्रमिकों के हितों की मांग उठने लगी दोस्तों। श्रमिक हितों की मांग, श्रमिक हितों की मांग। इसमें क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे श्रमिक हितों की मांग। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या हुआ, सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित हुआ। श्रमिक हितों की मांग के अंतर्गत जो है पहला दोस्तों सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम सन 1881 में दोस्तों प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया, परंतु जो है भारत में के कारखानों में इस नियम को लागू नहीं किया गया। जो सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया, ये जो इस कारखाना अधिनियम को भारत में लागू नहीं की गई, इस तथ्य की जानकारी के लिए जो है एक कमीशन को नियुक्त किया गया था दोस्तों। एक जो है प्रथम कारखाना अधिनियम जो 1881 में आरंभ की गई, इस तथ्य की जानकारी के लिए एक कमीशन नियुक्त किया गया। इसके कार्यकाल के दौरान ही श्री लोखंडे ने कमीशन के सम्मुख मजदूरों की ओर से एक मांग प्रस्तुत किया। सन 1881 के कारखाना अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों इसमें एक कमीशन की नियुक्ति की गई थी। अब इस कमीशन के सम्मुख जो है मजदूर जो नेता थे, जो मजदूर सुधार करता थे श्री लोखंडे, उन्होंने कमीशन के समक्ष जो है अपनी श्रमिकों की ओर से या मजदूरों की ओर से मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें काम के घंटे निश्चित की गई थी, निश्चित करने, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार की मांगे की गई थी जो निम्न प्रकार के हैं। जैसे मुख्य रूप से पहला, काम के घंटे जो है निश्चित
करने, दूसरा साप्ताहिक छुट्टी के दिन दिए जाने, सप्ताह में छुट्टी के दिन जो है निश्चित किए जाने, चोट लगने पर मुआवजा दिए जाने और समय पर वेतन वितरण की मांग का उल्लेख जो है इस लोखंडे के द्वारा जो है प्रथम कारखाना अधिनियम में की गई। इस अधिनियम को इतना महत्व प्रदान नहीं किया गया जितना कि श्री लोखंडे की उपेक्षा की गई। यानी कहीं कहीं दोस्तों जो सन 1881 जो प्रथम कारखाना अधिनियम था, इस कारखाना अधिनियम को जो है पूर्ण रूप से लागू नहीं की गई और जो श्रमिक जो नेता थे श्री लोखंडे, उनके द्वारा जो मांग की गई थी उनकी मांग को तो पूर्ति नहीं की गई, लेकिन उनकी बहुत अधिक जो है उपेक्षा की गई, उनको बहुत अधिक जो है उनकी जो बातों की उपेक्षा की गई। अगला दोस्तों श्रमिक हड़ताल तथा सरकार का रुख। अगला है श्रमिक हड़ताल तथा सरकार का रुख। श्रमिक हड़ताल तथा सरकार का रुख। श्रमिक हड़ताल तथा सरकार का रुख। बंगाल विभाजन के साथ ही, बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। तो बंगाल विभाजन के साथ ही देश में उग्र राष्ट्रवाद की लहर उग्र राष्ट्रवाद की लहर जो आई, लहर सामने आई, जिसने क्या किया, मजदूरों को अत्यधिक प्रभावित किया। मुंबई के मजदूरों के कार्य के घंटे निश्चित किए जाने के मांग पर हड़ताल का आह्वान किया। और मुंबई के जो मजदूर थे उसमें क्या हुआ, सन 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया तो क्या हुआ, उससे देश में उग्र राष्ट्रवाद की लहर दौड़ी और वे अब धीरे और जो है मजदूर भी अब जो है वे अपनी मांगों की पूर्ति के लिए जो है उठ खड़े हुए और उनमें राष्ट्रवादी लहर दौड़ी और वे क्या किया, और इससे प्रभावित होकर जो है बम्बई के मजदूरों ने कार्य के घंटे निश्चित करने के लिए जो है हड़ताल का आह्वान किया। इसी समय रेलवे के श्रमिक की भी अपने मांगों के समर्थन में, इसी समय क्या हुआ दोस्तों, जो रेल कर्मचारी थे, जो रेल श्रमिक थे, उन्होंने जो है जो श्रमिक थे उन्होंने जो है अपने मांगों के समर्थन में हड़ताल के लिए प्रेरित हुए। सरकार के अत्यधिक दबाव और हड़ताल विरोधी दृष्टिकोण के बाद भी यह आंदोलन निरंतर उग्र रूप धारण करता गया और रेलवे विभाग की अन्य शाखाओं में भी जो ये हड़ताल जो है फैल गया। मजदूरों के रुख को देखते हुए सरकार ने सन 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम पारित किया। इस प्रकार दोस्तों श्रमिक जो है मजदूरों के रुख को देखते हुए सरकार ने सन 1891 में द्वितीय जो है कारखाना अधिनियम पारित किया। द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित किया। श्रमिक हड़ताल सरकार के रुख को देखते हुए सन 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम पारित किया, जिसके कारण श्रमिकों को कुछ जो है सुविधाएं प्राप्त कर साप्ताहिक छुट्टी की मांग जो है स्वीकार कर ली गई। दोस्तों जिसके अंतर्गत क्या हुआ, द्वितीय 1891 के अंतर्गत द्वितीय कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जो है श्रमिकों को क्या किया गया, कुछ सुविधाएं प्रदान की गई दूसरा कारखाना अधिनियम में। और इसमें जो है श्रमिकों को कुछ सुविधाएं प्रदान कर जो उनको एक दिन का जो साप्ताहिक छुट्टी देने की व्यवस्था थी उनको भी मांग को स्वीकार कर ली गई। इसके अलावा दोस्तों इस द्वितीय कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जो है उन महिलाओं का दिन में 11 घंटे काम करना निश्चित हुआ। जो स्त्री वर्ग थे उनको जो है दिन में 11 घंटे काम करना निश्चित हुआ, परंतु पुरुषों के लिए कार्य करने के घंटे जो है निश्चित नहीं किए गए। यद्यपि महिलाओं के लिए सन 1891 के द्वितीय कारखाना अधिनियम में महिलाओं के लिए जो है काम करने के घंटे निश्चित की गई, उनको दिन में 11 घंटे काम करना था, ये निश्चित था। लेकिन दोस्तों पुरुषों के लिए जो है काम करने के घंटे जो है निश्चित नहीं की गई। इसी प्रकार बाल श्रमिकों को 7 घंटे जो है काम कराने का अधिकार दिया गया। इसी प्रकार जो है द्वितीय कारखाना अधिनियम में जो बाल श्रमिक थे उनको भी जो है कारखाना में 7 घंटे ही काम करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के माध्यम से किया गया तो
ये जो सुधार थे दोस्तों, ये जो है सन 1891 के द्वितीय कारखाना अधिनियम के अंतर्गत इसमें बहुत सारा सुधार किया गया, लेकिन फिर भी जो है श्रमिकों को संतुष्टि नहीं हुई और वे क्या हुआ, परंतु इनमें किसी भी, लेकिन ये अधिनियम जो है, इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों किसी भी अधिनियम को अंग्रेजों के चाय व काफ़ी के बागानों पर लागू नहीं किया गया। जो ये अधिनियम तो दोस्तों सन 1891 का द्वितीय कारखाना अधिनियम, इसमें भी क्या हुआ, जो है ये जो अधिनियम लागू किया गया था वे ब्रिटिश सरकार के जो ब्रिटिश सरकार के जो फर्म थे, जैसे मुख्य रूप से अंग्रेजों के चाय व कॉफ़ी के बागानों पर ये जो अधिनियम को लागू नहीं किया गया। बागान के स्वामी मजदूरों को, बागान के जो स्वामी थे मजदूरों को अधिक वेतन देने के विरोधी थे। जो बागान के जो स्वामी थे दोस्तों, जो मालिक थे, वे श्रमिकों को अधिक वेतन देने के विरोधी थे। अतः जो है श्रमिकों को धोखा देकर दास के रूप में कार्य कराने के लिए बाध्य किया गया। यानी कहीं न कहीं दोस्तों जो सन 1891 के जो द्वितीय कारखाना अधिनियम तो पारित कर दिया गया, लेकिन इसमें जो है ये अधिनियम जो है ब्रिटिश कारखानों में या ब्रिटिश फर्मों में, मुख्य रूप से चाय व कॉफ़ी के बागानों में यह अधिनियम लागू नहीं की गई। और जो बागान मालिक थे, जो स्वामी थे, मजदूरों को अधिक वेतन देने के पूर्ण रूप से विरोधी थे और उनको धोखा देकर जो है कारखानों में काम अधिक लिया जाता था। इसके बाद दोस्तों सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्रमिकों के आंदोलन में अभिवृद्धि जो है देखने को मिलती है। सन इसी बीच क्या हुआ दोस्तों, यूरोप के इसी बीच जो है विश्व में रूस में दोस्तों सन 1917 की रूसी क्रांति हुई और जो है रूसी क्रांति हुई। और इसके अलावा इसी बीच जो है सन 1914 से सन 1918 के बीच जो है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। अब जब ये दो युद्ध हुआ, दो प्रमुख जो है विश्व में युद्ध हुए, प्रवृत्ति क्या हुआ, धीरे धीरे जो है श्रमिक अपने मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन का रास्ता जो है अपनाना आरंभ किए और उनके आंदोलनों में जो है दिन प्रतिदिन जो है अभिवृद्धि हमें देखने को मिलती है। तिलक के समर्थन में मजदूरों की हड़ताल, इसी बीच क्या हुआ दोस्तों, तिलक के समर्थन में मजदूरों की हड़ताल हुई। बाल गंगाधर तिलक के समर्थन में श्रमिकों की हड़ताल, बाल गंगाधर तिलक के समर्थन में श्रमिकों की हड़ताल हुआ। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में राष्ट्रीय आंदोलन अपनी पराकाष्ठा पर था दोस्तों। जो है 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में जो राष्ट्रीय आंदोलन था वह अपनी पराकाष्ठा पर था। इसी समय डाक तार विभाग और सरकारी प्रेस के कर्मचारियों ने भी हड़ताल की घोषणा कर दी। इसी बीच क्या हुआ, अगर हम देखें दोस्तों 20वीं शताब्दी के जो दौर है, 20वीं शताब्दी के जो दौर है, जो प्रथम दशक है, उसमें मुख्य रूप से जो है हमें राष्ट्रीय आंदोलनों का पराकाष्ठा का हम दौर कर सकते हैं या समय कर सकते हैं या दशक कर सकते हैं। इस समय के क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के जो है आंदोलन जो है ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किए गए और इसी प्रकार जो है डाक तार विभाग और सरकारी प्रेस के कर्मचारियों ने भी जो है दोस्तों अपनी मांगों की पूर्ति हेतु हड़ताल की घोषणा कर दी। जब बाल गंगाधर तिलक जो राष्ट्रीय जो है बाल गंगाधर तिलक भारत के प्रमुख जो है राष्ट्रवादी जो राष्ट्रीय नेता थे, राष्ट्रीय स्तर के जो नेता थे, इन्होंने 22 जुलाई सन 1908 को पुनः 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। इसी बीच क्या हुआ दोस्तों, जब बाल गंगाधर तिलक ने श्रमिकों का नेतृत्व, श्रमिकों की स्थिति का समर्थन किया, श्रमिकों की स्थिति की मांग से संबंधित जो मांग पत्र का समर्थन किया, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सन 22 जुलाई सन 1908 को पुनः जो है 6 वर्ष के लिए बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया तथा मुंबई के मजदूरों ने 6 दिन तक सड़कों पर पूर्ण हड़ताल रखा। परंतु इसके विरोध में जो है दोस्तों मुंबई के मजदूरों ने 6 दिन तक सड़कों पर पूर्ण हड़ताल रखी। उन्होंने सरकारी सड़कों पर सेना का भी सामना किया। उन्होंने जो है दोस्तों सरकारी सड़कों पर सेना का भी सामना किया। यह तिलक के बंदीकरण के विरोध में मजदूरों का प्रथम सफल हड़ताल थी जिसमें लाखों श्रमिकों ने भाग लिया। इस प्रकार दोस्तों जो 22 जुलाई सन 1908 को बाल गंगाधर तिलक को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप जो है उनके विरोध के परिणाम स्वरूप उनको छुड़वाने हेतु श्रमिकों ने लाखों की संख्या में दोस्तों इन्होंने सड़कों पर उतर आई और जो है
एक प्रकार से जो है श्रमिकों की जो ये हड़ताल था, एक प्रकार से कहीं न कहीं दूरगामी प्रभाव पड़ा। और ये जो है एक प्रकार से जो है दूरगामी, हम एक प्रकार से ये श्रमिकों के जो है उत्साहवर्धक, श्रमिकों की एकता एवं जो उनके संगठन का हमें पता चलता है। दिन प्रतिदिन जो है श्रमिकों की संगठन एवं उनकी एकता में हमें अभिवृद्धि एवं आंदोलनों में भी हमें अभिवृद्धि देखने को मिल रही है। विश्व की घटनाओं का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। अगला है दोस्तों विश्व की घटनाओं का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। विश्व के घटनाओं का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। विश्व के घटनाओं का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। विश्व के घटनाओं का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। विश्व की घटनाओं का श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारत के में प्रथम क्या हुआ दोस्तों, इसी बीच क्या हुआ, विश्व की घटनाओं का प्रथम श्रमिक वर्ग पर प्रभाव। यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारत के राजनीतिक एवं आर्थिक जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए दोस्तों। क्या है, प्रथम विश्व युद्ध जिस समय आरंभ हुआ उसके प्रभाव दोस्तों भारत के राजनीतिक और आर्थिक जो है जीवन में कई प्रकार का जो है प्रभावित किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति ने मजदूरों को अत्यधिक जो है प्रभावित किया। बंगाल के मजदूर भी इससे अछूते नहीं रहे। जब रूस में क्रांति हुई दोस्तों 1917 की जो रूसी क्रांति हुई, यानी उसको हम एक प्रकार से बोल्शेविक क्रांति कहते हैं, इसका प्रभाव श्रमिकों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। और इसके अलावा बंगाल के मजदूरों पर भी इसका जो है हमें प्रभाव देखने को मिलती है। पर इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत में भी मजदूर आंदोलनों का श्रीगणेश हुआ। जब ये आंदोलन आरंभ हुए तो भारत में भी जो है मजदूर आंदोलनों का श्रीगणेश हुआ। मजदूर आंदोलन जो है आरंभ हुई। प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा और मजदूरों को कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ तो दोस्तों तो कारखाना एवं जो है उत्पादन के जो साधन थे वे पूरी तरह से बंद थे। परिणाम स्वरूप जो है वो उत्पादन नहीं किया गया। और जब उत्पादन नहीं किया गया तो क्या हुआ, मांग में वृद्धि हुई। और जब मांग में वृद्धि हुई तो जो है मूल्य में बहुत अधिक वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप जो है यहाँ मूल्य जो है हमें इसके कारण जो है मजदूरों को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आर्थिक मंदी ने उनके जीवन को नारकी बना दिया, जिससे जो है धनी धनवान व निर्धन होते गए। जब आर्थिक इसी बीच जो है सन 1929 में जब विश्व में आर्थिक मंदी आई तो निर्धनों के जो श्रमिक वर्ग थे उनकी स्थिति और भी दयनीय हो गई। और एक तरफ जो है जो धनवान वर्ग थे वे धनवान होते गए और दूसरी तरफ जो गरीब वर्ग थे दोस्तों वे गरीब जो है और भी गरीब होते चले गए। इस प्रकार विश्व घटनाओं का श्रमिक वर्ग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। यद्यपि प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध एवं रूसी क्रांति 1917 की घटनाओं से कहीं श्रमिकों में जागरूकता आई और वे हड़ताल की तरफ वे अपनी मांगों की पूर्ति हेतु हड़ताल एवं आंदोलनों का सहारा लिया। और साथ साथ जो है इसके अलावा भारत पर भी श्रमिकों की जो है हड़तालें एवं जो है आंदोलन में हमें अभिवृद्धि देखने को मिलती है। और साथ हम देखें इसी बीच जो है आर्थिक मंदी भी आई 1929 में। आर्थिक मंदी आई तो इसका प्रभाव भी जो है हमें श्रमिकों की स्थिति में और भी दयनीय स्थिति हमें देखने को मिलती है। क्योंकि जो है 1929 की आर्थिक मंदी में क्या हुआ, एक जो वर्ग थे धनवान वर्ग थे वे और अधिक धनवान होते गए और जो गरीब थे वे और गरीब भी होते गए। परिणाम स्वरूप जो है इस प्रकार जो है प्रथम विश्व युद्ध का या विश्व घटनाओं का श्रमिक वर्ग पर जो है बहुत अधिक जो है प्रभाव पड़ा। अगला दोस्तों श्रमिक हड़ताल का प्रभाव। श्रमिक हड़ताल का प्रभाव। श्रमिक हड़ताल का प्रभाव। श्रमिक हड़ताल का प्रभाव। हड़ताल की जो प्रक्रिया 1918 ईस्वी में आरंभ हुई। जो हड़ताल की प्रक्रिया है दोस्तों वह 1918 ईस्वी में आरंभ हुई। जो हड़ताल की जो प्रक्रिया है वह 1918 ईस्वी में आरंभ हुई, वह अगले 3 वर्ष तक जारी रही। जो हड़ताल की जो प्रक्रिया है श्रमिक वर्ग का जो हड़ताल का जो प्रक्रिया है दोस्तों यह जो है 1918 में आरंभ हुई और वे लगातार जो है 3 वर्ष तक जारी रही। सन 1918 ईस्वी की हड़ताल से मुंबई के सूती कपड़ों के कारखानों लगभग जो है बंद हो गए।
सन 1918 में जब ये हड़ताल श्रमिकों के द्वारा की गई तो मुंबई के जो सूती मिल के कारखाने थे ये पूरी तरह से बंद हो गए। और 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो है मजदूरों ने पूरा जो है हड़ताल का सहारा लिया। इसी बीच क्या हुआ दोस्तों, सन 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट आया और इस रोलेट एक्ट के विरोध में मजदूरों ने पुनः जो है संगठित हड़ताल किए। इससे प्रेरित होकर कानपुर की सूती मिलों, इससे जो है जब ये जो श्रमिक जो एक जगह अगर दोस्तों जब श्रमिक हड़ताल कर रहे थे उससे प्रभावित होकर दूसरे जगह के श्रमिक द्वारा भी जो है हड़ताल एवं आंदोलन जो है किया जाने लगा। और इसी प्रकार जो है इससे प्रेरित होकर कानपुर की सूती मिलों, कलकत्ता की जूट मिलों, मुंबई के मजदूरों ने तथा ब्रिटिश इंडिया नेविगेशन कंपनी, मुंबई और सोलापुर, टाटानगर, मद्रास और अहमदाबाद के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। इन हड़तालों के परिणाम स्वरूप देश का आर्थिक ढांचा ही पूरी तरह से पंगु हो गया दोस्तों। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों श्रमिक ही जो है क्या होता है, किसी भी देश का क्या होता है, धुरी होता है। अगर श्रमिक या मजदूर अगर काम करना बंद कर दे तो पूरा देश रुक जाएगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों जब इन्होंने जो है भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के द्वारा जो हड़ताल एवं आंदोलन किया गया तो परिणाम स्वरूप जो है उस समय क्या हुआ, देश का आर्थिक जो है ढांचा ही पूरी तरह से पंगु हो गया। इसके अलावा दोस्तों रूसी क्रांति के प्रभाव से मजदूर संगठनों का प्रादुर्भाव, रूसी क्रांति के प्रभाव से मजदूर संगठनों का प्रादुर्भाव, मजदूर संगठनों का प्रादुर्भाव। रूसी क्रांति के प्रभाव से मजदूर संगठनों का प्रादुर्भाव। इसमें क्या हुआ दोस्तों, सन 1917 की रूसी क्रांति के बाद मजदूर यूनियन का उदय एक शक्तिशाली इकाई के रूप में हुआ। सन 1917 में जब रूसी क्रांति हुई दोस्तों, रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, मजदूर यूनियन का उदय एक जो है शक्तिशाली इकाई के रूप में हुआ और साम्राज्यवादी शक्तियां भी उनका दमन नहीं कर सकी। और जो साम्राज्यवादी राष्ट्र थे दोस्तों, जो साम्राज्यवादी शक्तियां थी वे जो है इनका दमन भी नहीं कर सके। मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का राष्ट्र संघ के अंतर्गत गठन किया गया। जब अब जो है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब राष्ट्र संघ की स्थापना की गई तो इसके अंतर्गत जो है एक श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की भी स्थापना की गई। क्यों? क्योंकि मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए अब जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन किया गया और राष्ट्र संघ के अंतर्गत। परंतु जो है भारत में कोई अखिल भारतीय स्तर का मजदूर संगठन न होने के कारण सरकार स्वेच्छा से प्रतिदिन चुनकर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजती थी। इसमें क्या होता था दोस्तों, जब क्या होता था, लेकिन भारत जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो है प्रथम विश्व युद्ध सहमति राष्ट्र संघ के अंतर्गत हुई। राष्ट्र संघ के कारण राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत क्या हुआ, एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई और राष्ट्र संघ जो है राष्ट्र संघ के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन इसलिए किया गया दोस्तों ताकि मजदूरों को सुविधाएं और न्याय दिलाने के लिए मजदूर कल्याण से संबंधित मजदूर की कल्याण हेतु इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन किया गया। और इसमें क्या हुआ, यद्यपि भारत में कोई अखिल भारतीय स्तर का मजदूर संगठन न होने के कारण सरकार क्या करते थे, स्वेच्छा से प्रतिनिधि चुनकर जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजती थी। इसलिए अंग्रेजी सरकार का विश्वस्त व्यक्ति ही उसका सदस्य होता था। क्योंकि इसमें जो है जब उस समय दोस्तों भारत में एक अखिल भारतीय स्तर का श्रमिक संगठन का गठन नहीं किया गया था, परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार क्या करते थे, अपने प्रतिनिधि को भेजते थे, श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भेजते थे। और ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में ये जो प्रतिनिधि होते थे वे श्रमिकों के पक्ष में न होकर के वे अंग्रेजों के पक्ष में क्या करते थे, अपना सुझाव पेश करते थे। मजदूरों ने सरकार के इस अधिकार का विरोध किया, स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया और विभिन्न नेताओं जैसे दोस्तों इसमें थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, C.L. एंड्रूज आदि के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना
की गई। इसके अंतर्गत अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ILO के लिए सदस्य का चुनाव करना था। यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। अब इस संगठन का जो प्रमुख उद्देश्य था, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए अपना एक सदस्य का चुनाव करना था, न कि अखिल भारतीय स्तर पर कोई मजदूर संगठन बनाना था। इस संगठन के द्वारा जोशी व दीवान चमन लाल को प्रतिनिधित्व हेतु चयन किया गया था दोस्तों। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन इसलिए किया गया, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन इसलिए किया गया था दोस्तों, ताकि भारतीयों के द्वारा श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के रूप में, वास्तविक प्रतिनिधित्व के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में अपना कोई एक प्रतिनिधि भेज सके। इसी उद्देश्य को लेकर इसी उद्देश्य को लेकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। और इस संगठन के द्वारा जोशी व दीवान चमन लाल को अपना प्रतिनिधि बनाकर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भेजा गया। इसके बाद दोस्तों सुधारवादियों का समर्थन। अगला है दोस्तों सुधारवादियों का समर्थन। सुधारवादियों का द्वारा समर्थन। सुधारवादियों द्वारा समर्थन। सुधारवादियों द्वारा समर्थन। सन 1927 ईस्वी तक इस संगठन की बागडोर सुधारवादियों के हाथों में रही। सुधारवादियों द्वारा संगठन अब धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, जो सुधारवादी व्यक्ति थे इन्होंने क्या किया, श्रमिकों के कल्याण हेतु, श्रमिकों की स्थिति को सुधारने हेतु, उनको विभिन्न प्रकार के अधिकार दिलाने हेतु क्या किया, उनके मांगों को श्रमिकों के मांगों को, श्रमिक संगठन के मांगों को समर्थन देना आरंभ किए। अब इसके अंतर्गत दोस्तों 1927 ईस्वी में इस संगठन के बागडोर सुधारवादियों के हाथों में रही। 1924 ईस्वी में देशबंधु चित्तरंजन दास ने एक अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता भी की। इस अधिवेशन में सरकार से मजदूरों के हित में कानून बनाने का भी आग्रह किया गया। सन 1929 ईस्वी में भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन के नाम से एक अन्य संगठन भी बनाया गया था दोस्तों। सन 1929 में भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन नाम से एक अन्य संगठन भी बनाया गया। श्रमिक संगठन में सदैव एकता का अभाव पाया गया। अगर हम देखते हैं दोस्तों, ये श्रमिकों की अगर स्थिति में अगर सुधार नहीं हो रही है तो उसमें एक प्रमुख कारण था श्रमिकों एकता में कमी। इस प्रकार क्या हुआ, श्रमिक संगठन में सदैव हमें एकता का अभाव पाया गया। सरकार की दमनात्मक नीतियाँ भी इसके मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करती रही। फिर भी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व में मजदूर आंदोलन का विकास तीव्र गति से हुआ। यानी कहीं न कहीं दोस्तों सुधारवादियों के द्वारा जब श्रमिक संगठन का समर्थन किया गया, श्रमिकों के कल्याण की बात की गई, तो धीरे धीरे उनके श्रमिकों की स्थिति में सुधार आया। और ये जो आंदोलन था, मजदूर आंदोलन थे, जो श्रमिक आंदोलन थे, ये श्रमिक वर्ग के जो आंदोलन थे, ये दिन प्रतिदिन उनके मांगों में एवं अधिकारों में वृद्धि होना आरंभ हुई। इसके अलावा अगला है दोस्तों साम्यवादियों का मजदूर संगठन पर प्रभाव। साम्यवादियों का मजदूर संगठन पर प्रभाव। साम्यवादियों का मजदूर संगठनों पर प्रभाव। साम्यवादियों का मजदूर संगठनों पर प्रभाव। सन 1929 ईस्वी में भारत के इतिहास में एक जटिल स्थिति उत्पन्न हुई दोस्तों। सन 1929 ईस्वी में दोस्तों भारत के इतिहास में एक जटिल स्थिति उत्पन्न हुई। पुराने सुधारवादी नेताओं को सन 1929 में भारत के इतिहास में एक जटिल स्थिति पैदा हुई। सन 1929 ईस्वी में दोस्तों भारत के इतिहास में एक जटिल स्थिति पैदा हुई। पुराने सुधारवादी नेताओं को उनके पदों से हटाया जा रहा था। क्या हुआ, सन 1929 में भारत के इतिहास में एक नई जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई। इसमें क्या हुआ, पुराने सुधारवादी नेताओं को उनके पदों से हटाया जा रहा था और साम्यवादियों का प्रभाव तीव्र गति से बढ़ता जा रहा था दोस्तों। साम्यवादियों ने न केवल राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रभावित किया, जो साम्यवादी थे दोस्तों, उन्होंने न केवल राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, अपितु वे अंग्रेजी साम्राज्यवाद को उखाड़कर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के भी ये इच्छुक थे।
इस प्रकार दोस्तों कहीं न कहीं साम्यवादियों का मजदूर संगठनों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। और इस साम्यवादियों के कारण क्या हुआ, मजदूरों की स्थिति में दिन प्रतिदिन जो है मजदूर की स्थिति में दिन प्रतिदिन जो है उनकी स्थिति में सुधार हुई। और जो है और उनके परिणाम स्वरूप जो साम्यवादी के परिणाम स्वरूप भी जो है साम्राज्यवादी जो संगठन थे, जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थे, इनकी स्थिति में जो है गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगला है दोस्तों समाजवादी कांग्रेस का समर्थन। समाजवादी कांग्रेस का समर्थन। अगला है दोस्तों समाजवादी कांग्रेस का समर्थन। समाजवादी कांग्रेस का समर्थन। सन 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल के शक्ति में आने के बाद क्या हुआ दोस्तों, सन 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल के शक्ति में आने के बाद उसने विभिन्न श्रमिक संगठनों को संगठित करने का प्रयास किया। उसे इस कार्य में सन 1938 ईस्वी में सफलता प्राप्त हुई। सन 1934 से ये लोग कांग्रेस समाजवादी लोग जो है श्रमिक संगठन की स्थापना में लगे हुए थे दोस्तों, और सन 1938 ईस्वी में उनको सफलता प्राप्त हुई। इस अवधि में श्रमिक आंदोलनों के विकास में आवश्यक वस्तुओं के अभाव व पतनमुख आर्थिक अवस्था सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुए। परंतु सरकार ने इस आंदोलन पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय सुरक्षा अधिनियम का प्रयोग किया। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, जब ये जो कांग्रेस समाजवादी दल ने श्रमिक संगठन के विकास में सहयोग दिए तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने इसके विरोध में स्वरूप जो है भारतीय सुरक्षा अधिनियम को प्रयोग किया। सन 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। श्रमिक संगठन के द्वारा दोस्तों जो मजदूर वर्ग थे इनके कल्याण हेतु, मजदूरों के विकास हेतु, और जो है सन 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, स्थान स्थान पर जो है अपने मांगों को लेकर जो है मजदूरों ने हड़तालें की और जो है संपूर्ण देश में अशांति और अराजकता जो है फैल गई। क्योंकि जो है श्रमिकों की स्थिति जो है, श्रमिक जो है जब वे अपने अधिकारों की मांग के लिए जो है जागरूक होते गए तो क्या हुआ, जगह जगह पर जो है श्रमिकों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा जो है हड़ताल होना आरंभ की गई, आंदोलन करना इन्होंने आरंभ की। जिससे क्या हुआ, पूरा भारत में जो है अशांति जो है, संपूर्ण देश में जो अशांति व अराजकता फैल गई। और इस प्रकार क्या हुआ, स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के पूर्व जो है मजदूरों ने संगठन बनाकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिखाई थी। हड़ताल को उन्होंने अपना माध्यम बनाया था। फिर भी शक्ति संपन्न कारखानों के स्वामी उनके कार्य में बाधा बने थे। अतः मजदूरों का कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकी। इससे क्या हुआ दोस्तों, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, स्वतंत्रता के पहले जो है मजदूरों को कोई विशेष सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। इसका एक महत्वपूर्ण कारण उनकी अशिक्षा और संगठन की शिथिलता को भी हम स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो भारतीय इतिहास की विषय वस्तु के अंतर्गत श्रमिक वर्ग का जो इतिहास लेखन है, इसमें हमें जो है संघर्षों का इतिहास में देखने को मिलता है। क्योंकि उस समय जो है जो कारखाना के जो मालिक होते थे और जो श्रमिक जो मजदूर वर्ग थे, जो श्रमिक वर्ग थे, उनकी स्थिति, उनका जो है कारखाना के मालिकों के द्वारा, कारखानों के स्वामिकों के द्वारा अधिक शोषण किया जाता था। और जो कारखाना अधिनियम बनाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, समय समय पर जो कारखाना अधिनियम बनाया गया था, सन 1891 के कारखाना, सन 1881 के कारखाना अधिनियम, सन 1891 के कारखाना अधिनियम, सन 1911 के कारखाना अधिनियम, सन 1922 के कारखाना अधिनियम, इसमें क्या हुआ, श्रमिकों की स्थिति में यद्यपि दिनों दिन श्रमिकों की स्थिति में दिनों दिन परिवर्तन होते चले गई, परिवर्तन हुआ, पर लेकिन जो है उनको बहुत अधिक अधिकार जो है प्राप्त नहीं हो पाई। यानी कहीं कहीं दोस्तों जो उस समय अगर हम भारतीय इतिहास की विषय वस्तु के अंतर्गत इतिहास श्रमिक वर्ग के इतिहास लेखन देखें तो श्रमिक वर्ग का जो इतिहास लेखन है वह बहुत ही दयनीय स्थिति में हमें देखने को मिलता है। श्रमिकों की स्थिति उस समय बहुत ही दयनीय थी। जो उच्च वर्ग के लोग थे वे और धनवान होते, जो संपन्न होते जा रहे थे, जो गरीब थे वे और भी गरीब होते जा रहे थे। इस प्रकार जो है श्रमिक वर्ग जो इतिहास के श्रमिक वर्ग की स्थिति जो है भारत की स्वतंत्रता होने के बाद, भारत जब तक स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक जो है उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय बनी रही। यद्यपि विभिन्न कारखाना अधिनियम के द्वारा उनके अधिकारों की उनकी मांगों की पूर्ति की गई, लेकिन फिर भी ये जब मांग जो है कारखाना अधिनियम के द्वारा उनकी मांग को पूर्ति कर दी जाती थी, लेकिन व्यावहारिक रूप में उसको लागू नहीं किया जाता था। परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति में कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिला। इस प्रकार दोस्तों ये जो है ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।